सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम टोटल 20 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो कि आपके टॉपिक प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले और यह सेशन जो है ना आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उसके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। आपसे एक आग्रह रहेगा कि आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 20 कितने अंक अर्जित किए हैं। चले बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द डॉग वाज रन डैश बाय अ ट्रक। अब आपको क्या करना है, यहां जो चार ऑल्टरनेटिव्स हैं इनमें से एक ऐसे प्रीपोजिशन का चुनाव करना है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट बना दे। अब देखेंगे यहां पे हमारा जो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो है हमारा पेसिव वॉइस में, क्योंकि पेसिव वॉइस की जो पहचान है वो है बी प्लस V3। तो हम यहां देख रहे हैं बी का फॉर्म है वॉज जो कि पास्ट इंडेफिनिट में प्रयुक्त होता है और उसके बाद देखेंगे ये हमारा रन का थर्ड फॉर्म है, रन, रैन, रन। क्लियर है। अब देखेंगे कि यहां पे कौन सा ऐसा प्रीपोजिशन यूज किया जाए जिससे कि यह फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि रन के साथ यदि हम ओवर का प्रयोग करें तो उसका मतलब होता है रौंद देना। मतलब जब किसी चीज के ऊपर से कोई गाड़ी चली जाए तो वहां पे हम रन ओवर का प्रयोग करते हैं। अर्थात आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है द मीटिंग वाज कॉल्ड डैश। अब फिर वही करना है कि कॉल के साथ यहां कौन सा प्रीपोजिशन प्रयुक्त होगा जो एक कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस करेगा। तो देखेंगे कि कॉल के साथ जब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को कैंसिल करना। मतलब कि कोई भी चीज जो प्लान्ड है, पहले से शेड्यूल्ड है, उस चीज को आप अबेंडन कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो उस सेंस में हम कॉल ऑफ फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अब देखेंगे यहां पे एक चीज और कि कॉल के साथ यदि हम ऑन का प्रयोग कर दे तो क्या अर्थ होगा। तो कॉल ऑन का मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं या बुलाते हैं कि कोई काम करे, तो उस सेंस में हम कॉल ऑन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है डैश whom कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। फिर से अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपका क्या है, पेसिव स्ट्रक्चर है और पेसिव स्ट्रक्चर में देखते हैं कि मॉडल वर्ब हमारा यहां है और वर्ब भी यहां है जो कि अपने आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म ले रहा है। क्लियर है। अब देखेंगे जैसे ही पेसिव में और ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में हम पेसिव की शुरुआत किससे करते हैं, बाय हुम का करते हैं प्रयोग। ठीक है ना। हुम इसलिए हो जाता है क्योंकि बाय हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा और हम जानते हैं कि हु हमारा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है क्वेश्चन पूछने के संबंध में और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम। तो हम यहां देख रहे हैं कि हुम है तो क्या आवश्यक है, हमें ऑप्शन नंबर बी अर्थात बाई का प्रयोग करेंगे। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है मे यू बी ब्लेस्ड डैश गुड हेल्थ। अब यहां पे फिर क्या करना है, आपको एक ऐसे प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है जिससे कि यह सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, मीनिंगफुल हो जाए। क्लियर है। अब यहां देखेंगे एक हमारा है वर्ब ब्लेस। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना और इसके साथ जब हम विथ का प्रयोग करते हैं ना तो इसका मतलब होता है लकी होना। मतलब कि आपको एक ऐसा आशीर्वाद दिया जा रहा है जो कि कह रहा है कि आप लकी हो। किस चीज से, तो हेल्थ से। मतलब आपको गुड हेल्थ मिले, आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो। समझ में आई बात। अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश मीटिंग यू। अब मैं यहां पे आपको दो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। एक तो देखेंगे कि एक्सप्रेशन है हमारा लुक फॉरवर्ड और लुक फॉरवर्ड के साथ हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। और इसके बाद लुक फॉरवर्ड टू के बाद हम यहां पे जिरंड का प्रयोग करते हैं जिसे हम वर्बल नाउन के रूप में भी जानते हैं। क्लियर है। तो ये रहा आपका दो कॉन्सेप्ट। क्लियर है। अब एक चीज और, लुक फॉरवर्ड टू जो है ना हमारा एक फ्रेजल वर्ब के रूप में कार्य करता है। अब साथ ही साथ देखेंगे कि इसमें क्या क्वालिटी है कि ये अपना वर्ब फॉर्म चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी इज मैरिड डैश ए डॉक्टर। अब देखेंगे यहां पर ये भी हमारा पेसिव स्ट्रक्चर है। कैसे, तो बी के बाद हम देख रहे हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहां देखेंगे इसका एक्टिव हो जाएगा ए डॉक्टर मैरिज। ठीक है ना, हर।
ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा। जब इसको हम पेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा पहले, और यहां पे देख रहे हैं वर्ब का 5वां फॉर्म है, तो इसका हम जब कन्वर्जन करते हैं पेसिव स्ट्रक्चर में तो बी प्लस वी थ्री अर्थात ईजेएमआर का प्रयोग होता है। तो हम देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग इज आ गया और वर्ब का 3rd फॉर्म आ गया। इस स्थिति में हम बाय का प्रयोग कतई नहीं करते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या दिमाग में बैठा लेते हैं कि हर तरह के एक्शन के साथ हम बाय का प्रयोग कर देंगे। यह निर्भर करता है उस वर्ब के ऊपर कि आखिर वो क्या लेना पसंद करेगा। क्लियर है। और यहां जो है मैरिड, ये हमारा टू लेता है, इसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। एक मैं मजे की बात कहूं आपसे, ये कि जब हम पेसिव बनाते हैं तो जो वर्ब हमारा होता है ना, वो वर्ब रहता ही नहीं है। वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। मैं कभी इस पे भी आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है द कैट जंप्ड डैश द टेबल। कैट जंप कर रहा है, मतलब यहां पे हम देख रहे हैं एक चीज तो तय है कि मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट का मतलब है मोशन है, एक जगह से दूसरे जगह जा रही है कैट। ठीक है ना। अब इस स्थिति में हम ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑन जब भी जहां भी रहेगा ये दर्शाएगा स्टैटिक स्टेट को, मतलब स्टैटिक कोई चीज है उस चीज की बात करेगा। और यहां पे हम देख रहे हैं कि बिल्ली जो है ना जंप करके टेबल पे पहुंच रही है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, एक हमारा ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है ऑन टू, जिसका हम प्रयोग करते हैं। क्लियर है। ऑन टू जो है ना, ये दर्शाता है कि कहीं दूसरे जगह से, किसी दूसरे प्लेस से एक दूसरे प्लेस पर कोई चीज जा रहा है। इस सेंस में हम ऑन टू का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है माई हैंड्स वर ईगर टू टेयर डैश दैट ऑफुल लेटर। मेरे हाथ जो थे ना बहुत ईगर थे, मतलब ईगर कहने का मतलब है कि उतावलापन आना। ठीक है ना। किस चीज को लेकर के, तो इस जो ऑफुल लेटर की बात की जा रही, इसको फाड़ने को लेकर के। टेयर मतलब होता है फाड़ना। अब देखेंगे यहां पे कौन सा ऐसा प्रीपोजिशन आ जाए जिससे कि यह सेंटेंस कंप्लीट और मीनिंगफुल दोनों हो जाए। क्लियर है। अब देखेंगे इसके साथ हम एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, वो है अप। टेयर अप का मतलब क्या होता है कि आप उसे टुकड़ों में फाड़ रहे हो, आप उसे पीस कर रहे हो, पीस पीस में उसे बदल रहे हो। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर वो सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कहता है द बुक इज लाइंग डैश द टेबल। कहता है बुक जो है ना पड़ी हुई है, कहां पे पड़ी हुई है, तो कहता है टेबल पे। ठीक है ना। अब यहां पे आपको एक स्पेलिंग रूल बता देता हूं। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, लाई का मतलब होता है लेटना भी, पड़ा हुआ होना भी। और जब हम इसमें क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं ना, तो इसमें देखेंगे किसके स्पेलिंग में बदलाव आ जाता है। आई ई को हम वाई में बदल देते हैं और फिर आईएनजी आ जाता है, ये आपका वर्ब का चौथा फॉर्म हो जाता है। क्लियर है। और जब हम बात करते हैं परे हुए होने की, तो इसका एक चीज तो तय है कि वो एक विराम अवस्था में है, और उस स्थिति में क्या करते हैं, हम ऑन का प्रयोग करेंगे। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी डिवाइडेड द एप्पल्स डैश ऑल द चिल्ड्रन। कहता है कि उसने बांट दी, किसे बांट दिया, तो एप्पल्स को बांट दिया। किस में बांट दिया, तो चिल्ड्रन में, बच्चों में। अब यहां देखते हैं बच्चों में, मतलब यहां पे एक चीज तो तय है कि 2 से अधिक होने वाला है। ठीक है ना। क्योंकि जिक्र नहीं किया गया, या फिर इस पैसेज के थ्रू या इस सेंटेंस के थ्रू कहीं कोई ऐसा की एलिमेंट नहीं है जिससे कि यह स्थापित हो सके कि वहां पे बच्चों की संख्या 2 है। इसलिए जब ऐसी स्थिति हो तो आप 2 से अधिक मान के चलेंगे, और ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, अमंग का प्रयोग करेंगे। बिटवीन का हम प्रयोग तब करते हैं जब आपके पास एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो कि भैया वहां पे 2 लोग हैं, 2 व्यक्तियों के बीच कोई चीज बांटा जा रहा है, कोई चीज दिया जा रहा है। क्लियर है। अर्थात यहां ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है he has been suffering dash fever for 2 days। अब देखेंगे कि यहां पे सफर जो है ना बीमारी के सेंस में, कोई भी व्यक्ति जब कोई चीज से पीड़ित हो तो उस सेंस में हम क्या करते हैं, सफर के साथ हम क्या करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो यहां पर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की ओर कहता है द टीचर इज एंग्री डैश द स्टूडेंट्स। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि एंग्री जो है ना, इसका मतलब होता है गुस्सा होना। ठीक है ना। और ये एंग्री गुस्सा है किससे, तो विद्यार्थी से। ये बात आपको समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एंग्री जो है ना अपने साथ 2 प्रकार के प्रीपोजिशन को लेता है। एक तो एट भी लेता है और एक विथ भी लेता है।
क्लियर है। एट का प्रयोग हम तब करते हैं जब आप किसी व्यक्ति के किसी व्यवहार से आप दुखी हो, उसके कारण आप गुस्सा हो रहे हैं, इस स्थिति में हम एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आप आगे दिखाते हैं कि किसी व्यक्ति से, मतलब पर्सन से आप गुस्सा है, उस स्थिति में हम विथ का प्रयोग करते हैं। तो आगे जैसे देखते हैं तो आपको मिलता है स्टूडेंट्स, जो कि पर्सन को डिनोट करता है, जिस कारण से आप विथ का चुनाव करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। ठीक है, तो आगे बढ़े, समझ में आ रही है बात? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस। उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, किस चीज को लेकर के? तो मेरे सफलता को लेकर के। अब देखिए यहां कॉन्ग्रेचुलेट अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है ऑन, ठीक है ना, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कॉन्ग्रेचुलेट का जो नाउन होता है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, ठीक है ना। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये देखेंगे हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होता है। यहां पे एस के बिना अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी वॉज ट्रेम्बलिंग डैश फियर। अब कहता है कि वह थरथरा रही थी, वह कांप रही थी, किस चीज से? तो डर से। मीन्स सी वॉज कंप्लीटली स्केयर्ड, सी वॉज अफ्रेड। ठीक है ना, कोई ऐसा सिचुएशन होगा जिसके कारण से वो डर रही होगी, ठीक है ना। अब देखेंगे ट्रेम्बल के साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं जब आप किसी कारण से डर रहे हो, कोई चीज ऐसा है हमारा जो आपको डरा रहा है, उस कारण से आप थरथरा रहे हैं। जैसे सामने सांप आ जाए तो आप थरथराने लगते हैं। एक होता है कि भाई आप बहुत ठंड पड़ रही है, उसके कारण से थरथरा रहे हैं, तो इस स्थिति में हम विथ का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द सोल्जर्स मार्च्ड डैश द ब्रिज। अब देखेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां पे ऑन होगा, अक्रॉस होगा, थ्रू होगा, ओवर होगा, ये देखना है आपको। आप एक बार सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए मार्च के साथ हम यहां पे अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि मान लिया जाए ये हमारा ब्रिज है, ठीक है ना, ये हमारा ब्रिज है। तो मार्च जब हो रहा है, मार्च पास्ट हो रहा है, तो देखेंगे सैनिक एक छोर से दूसरी छोर को प्रस्थान करेंगे, और एक छोर से दूसरे छोर के लिए हम थ्रू का भी प्रयोग करते हैं, अक्रॉस का भी प्रयोग करते हैं। थ्रू का प्रयोग करते हैं जब आप इनसाइड किसी चीज के बीचों बीच होकर के जाते हैं। इन दैट केस जैसे जंगल है, उसके इस छोर से उस छोर जाना है, तो जंगल के बीचों बीच से जा रहे हैं, या टनल है आपका, उस टनल के बीचों बीच से जा रहे हैं, एक छोर से अंदर होते हुए दूसरी छोर निकल रहे हैं, तब थ्रू का प्रयोग करेंगे। और अक्रॉस का प्रयोग करते हैं बाहरी, मतलब एक छोर से दूसरे छोर जा रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पे हम क्या देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे सुटेबल होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज रिस्पॉन्सिबल डैश द प्रोजेक्ट। अब देखेंगे यहां पे फिर एंग्री की तरह ही रिस्पॉन्सिबल भी अपने साथ दो प्रीपोजिशन लेता है। रिस्पॉन्सिबल के साथ हम एक तो प्रयोग करते हैं टू का, और एक करते हैं फॉर का। अब देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबल के साथ हम टू का प्रयोग मिलाते हैं जब आगे आप पर्सन देख रहे हैं, ठीक है ना। और फॉर किसी कारण के लिए आप बता रहे हो, किसी सिचुएशन के लिए बता रहे हो कि मैं इस चीज के लिए जिम्मेदार हूं, ठीक है ना। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू यू, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्लियर है? इस स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि आगे है क्या, तो प्रोजेक्ट है। यहां पे पर्सन की बात नहीं की जा रही है, अर्थात यहां पर टू का प्रयोग नहीं होगा। मींस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द चाइल्ड हिड डैश द बेड। चाइल्ड जो है ना हिड कर गया, हाइड का ये सेकेंड फॉर्म है। हिड मतलब छिपा, छिप गया। कहां छिपा? तो बेड के नीचे। अब यहां देखेंगे कि अंडर का प्रयोग होगा, बिलो होगा, बीनीथ होगा, या डाउन होगा। देखिए यहां पे जो होगा अंडर का प्रयोग होगा। जब हम अंडर की बात करते हैं तो कोई भी चीज जो आपको कवर कर रहा है, आप उस चीज के ठीक नीचे हो, इस सेंस में हम अंडर का प्रयोग करते हैं। और वहीं हम बात करें बिलो की, तो बिलो जो है ना लेवल की बात करते हैं। जैसे मान लिया जाए ये है एक आपका वर्टिकल कोई चीज, ठीक है ना, और इसमें आपने लेवल कर रखा है, ये सेंटीमीटर जो भी है आपने कुछ मार्क कर रखा है। अगर इस लेवल तक पानी आ रही है तो यहां पे हम कहेंगे कि ये जो है इसके बिलो है, ठीक है ना। इस स्थिति में हम बिलो का प्रयोग करते हैं। यहां पे हमारा अंडर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है सी हैज नो कंट्रोल डैश हर एंगर। कहता है उसका अपने एंगर, अपने गुस्सा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है।
और जब आपको कंट्रोल दिखाना है किसी चीज के ऊपर, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ हम ओवर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही सक्सीडेड डैश पासिंग द एग्जाम। वह सक्सेस कर गया, मतलब वह सफल हुआ किस चीज में, तो इस एग्जाम को पास करने में। आप देखिए इन पासिंग का प्रयोग होगा, एट का होगा, ऑन का होगा, फॉर का होगा। तो सक्सेस अगर किसी चीज में आप प्राप्त कर रहे हैं तो वहां पे हम इन का प्रयोग करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा है। कहता है द मैनेजर वॉज सेटिस्फाइड डैश हिज वर्क। अब यहां देखेंगे कि सेटिस्फाई के साथ हम बाय का भी प्रयोग करते हैं और विथ का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इनके बीच स्लाइट डिफरेंस होता है। क्या होता है तो देखेंगे, जब हम सेटिस्फाई के साथ बाय का प्रयोग करते हैं ना, तो बाय के सेंस में ये क्या अर्थ देता है, ये बताता है कि कोई भी चीज जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, जो आवश्यकता थी, उस चीज को आपने मीट कर लिया है, वो चीज आपको प्राप्त हो गया है। जैसे हम यहां पे एक सेंटेंस लिखते, दी रिक्वेस्ट वॉज सेटिस्फाइड बाई द मैनेजर, मतलब रिक्वेस्ट जो भी था उसको सेटिस्फाई किया गया, उस चीज की मुहैया कराई गई, उस चीज को अवेल कराया गया, किसके द्वारा, मैनेजर के द्वारा। तब हम बताते बाय का प्रयोग। लेकिन यहां पे बता रहा है कि मैनेजर जो है ना, वो उसके कार्य से खुश था, मतलब यहां कंटेंटेड फील कर रहा था। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, ठीक है ना। अर्थात यहां पे बाय जो है एक बेहतर ऑप्शन के रूप में उभर रहा है। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, सेटिस्फाई जब है एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त होता है ना, तो इसके साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कैसे, तो ऐसे समझेंगे। इसी को अगर मैं एक्टिव में बदल दूं तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क सेटिस्फाइड द मैनेजर। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे हमारे वर्ब होते हैं जो एक्टिव वॉइस में अपने साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन को लेना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन जब उनका पेसिव में प्रयोग होता है तो देखेंगे उसके साथ हम एक खास प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि आपके लिए और भी इस तरह के सेशंस लाते रहें और हम भी अपने आप में ऊर्जावान महसूस करते रहें। चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।